हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेवेंथ हाउस के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, सेवेंथ हाउस जो होता है वो पहला से सातवां होता है। मतलब पहला हाउस लग्न भाव मीन्स आप स्वयं खुद, उसका सातवां। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि पहला से सातवां का मतलब ये होता है कि आपको बैलेंस करने का काम सातवां है। ओके, आपके अधूरेपन की कमी को पूरा करने का भाव सातवां है। इसीलिए सातवां भाव मैरिज का होता है, जीवन साथी का होता है, क्योंकि आपके कमी को पूरा करता है। आपका प्रतिबिंब है सेवेंथ हाउस। ओके, आप जो व्यक्त करते हैं अपने इमोशंस को, वो है सेवेंथ हाउस। इसीलिए सेवेंथ हाउस दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सेवेंथ हाउस, तो वो चौथा से चौथा होता है। सेवेंथ हाउस चौथा से चौथा होने का मतलब ये है कि चौथा सुख भाव होता है। फोर्थ हाउस सुख भाव है, फोर्थ से फोर्थ सेवेंथ हो गया। ठीक है, फोर्थ से फोर्थ मीन्स सेवेंथ हो गया सुख का सुख। मीन्स इमोशनल जो रूट है उसको एक्सप्रेस करना। दिस इज द रियल हैप्पीनेस। इमोशंस जो आप सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस इमोशंस को व्यक्त करना सेवेंथ हाउस है। ओके, आप अपने भावनाओं को बाहर निकालते हैं, भीतरी भावनाओं के को प्रोजेक्ट करते हैं, तो प्रोजेक्शन है सेवेंथ हाउस। तो आप अपने पार्टनर के प्रति अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं। ये है सेवेंथ हाउस दोस्तों। सेवेंथ भाव दोस्तों वह भाव है जिसे आप अपने अंदर छिपा नहीं पा रहे, वह किसी न किसी रूप से बाहर आता है। एक संबंध के रूप में, एक जीवन साथी के संघर्ष के रूप में। ओके, जीवन सेवेंथ हाउस दोस्तों संघर्ष का भी भाव है। जीवन साथी से रिलेटेड संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है, तो वो संघर्ष है। ओके, सातवां हाउस दोस्तों आपका शैडो है, दर्पण है। जो गुण आप खुद में नहीं देखना चाहते, जैसे काम, क्रोध, ईर्ष्या, डर, मोह, वो अक्सर आप अपने पार्टनर, ओके, सेवेंथ हाउस के माध्यम से दूसरों में देखते हैं। अपने पार्टनर में ये चीज़ें देखते हैं, क्योंकि सामने वाला पार्टनर भी इंसान है, और इनमें वो सारी काम, क्रोध, ईर्ष्या, डर, मोह वाली भावनाएं देखने को मिलती है। जो आप खुद में नहीं देखना चाहते, वो अपने पार्टनर के स्वरूप में, पार्टनर के रूप में आप देखते हैं और उसको रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं। ये है दोस्तों सेवेंथ हाउस। अगर फर्स्ट हाउस आत्मा है तो सेवेंथ हाउस उसका दर्पण है। अगर फर्स्ट हाउस जीवन शक्ति है तो जीवन शक्ति से टकराव सेवेंथ हाउस है। अगर फर्स्ट हाउस चेतना है तो चेतना का प्रतिबिंब सेवेंथ हाउस है। अगर फर्स्ट हाउस स्वतंत्रता है तो संबंधों की परीक्षा सेवेंथ हाउस है। दोस्तों, सेवेंथ हाउस आपके आत्मा का बोध कराता है। आप तभी जान पाते हैं कि आप कौन है जब कोई दूसरा आपको चुनौती देता है, चैलेंज देता है, और आप उसको स्वीकारते हैं। क्योंकि सेवेंथ हाउस आपके संघर्ष, आपके चैलेंज, चुनौती है, वो पार्टनरशिप का है। ये जीवन साथी का भी है दोस्तों, और पार्टनरशिप का है। वो जो है चैलेंज देता है आपको, जिससे आप अपने लाइफ में बेहतर कर पाते हैं। दोस्तों, सेवेंथ हाउस जो है पांचवा से तीसरा होता है। इसका मतलब क्या है कि पांचवा भाव लव लाइफ को दिखाता है। लव एंड रोमांस का भाव है पांचवा हाउस। तो पांचवा हाउस लव एंड रोमांस है, तो उसको पूर्ण करने का काम, उस पर एक्शन लेने का काम सेवेंथ हाउस है। पांचवा हाउस अगर चिल्ड्रेन का भाव है, ओके, तो उसका साहस दोस्तों और इनिशिएटिव लेना, वो जो है सेवेंथ हाउस है। वो विवाह का हाउस है। पहल करना, निर्णय लेना, संतान के लिए विवाह करना एक साहसिक कार्य है। साहस दिखाना है, कॉन्फिडेंस दिखाना, इनिशिएटिव लेना। अगर फिफ्थ हाउस लव एंड रोमांस का कारक है, प्रेम संबंध का कारक है, तो ये एक कल्पना है दोस्तों। प्रेम संबंध एक कल्पना है। उस कल्पना को पूर्ण करना, इनिशिएटिव लेना, साहस दिखाना, वो है दोस्तों सेवेंथ हाउस। आपने कभी सोचा है कि सेवेंथ हाउस से पहले सिक्स हाउस आता है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों?
7th हाउस से पहले 6th हाउस का मतलब होता है, 6th हाउस दिखाता है डेली वर्क को, डिसिप्लिन को। तो दोस्तों जब विवाह करते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है, कर्म करने की ज़रूरत है। वो जो है 6th हाउस से पता, उससे पहले 6th हाउस इसीलिए आता है क्योंकि जो आप कर्म करते हैं, जो डेली वर्क करते हैं, जो डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाते हैं, उसके बाद आपकी विवाह अच्छी होती है। तो दोस्तों इसीलिए 6th हाउस का भी इम्पोर्टेंस है 7th हाउस को अगर देखें तो। अब अगर हम बात करें तो दोस्तों 7th हाउस को धारण करने के लिए लग्न का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि 7th हाउस आपका संघर्ष भी है। ओके, तो 7th हाउस को धारण करने के लिए मतलब विवाह करने के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है दोस्तों। पार्टनरशिप, आपका पार्टनर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, उसको मतलब लग्न का स्ट्रांग होना जरूरी है। धारण करने की शक्ति लग्न में होनी चाहिए 7th हाउस को, ठीक है, क्यों? तभी 7th हाउस को आप बैलेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों जो धारण करने की कैपेबिलिटी है वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे पता चलता है कि 1st हाउस आपका कैसा है, लग्न आपका जो है, लग्न लॉर्ड कैसा है, लग्न लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो रेट्रोगेट है, उसकी डिग्री कम है, या क्रूर ग्रहों की दृष्टि में है जैसे शनि, राहु, केतु, या 6, 8, 12 में मौजूद है। तो दोस्तों 1st हाउस का अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। 1st हाउस के जो लॉर्ड है मीन्स लग्नेश है, लग्न लॉर्ड है, क्या वो उच्च का है, क्या वो नीच का है, उसमें कितनी पावर है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 7th हाउस का अध्ययन करने से पहले आपको जो है 1st हाउस का अध्ययन करना जरूरी है। 1st हाउस आपको दिखाता है कि 7th हाउस को धारण करने की क्षमता, बैलेंस करने की क्षमता क्या 1st हाउस में है। ओके, ये आप जान पाएंगे। इसीलिए लग्न का अच्छा होना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जीवन संघर्ष से जुड़ा हो सकता है। अगर लग्न लॉर्ड 6, 8, 12 में नीच के, ओके, या उनकी डिग्री कम है, बल कम है, या क्रूर ग्रहों की दृष्टि में है जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में जो है लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और अगर विवाह उपरांत काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों 7th हाउस क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट हाउस है, ये मारक भाव भी माना जाता है। मारक भाव क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों 7th हाउस को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। आप पूरे जीवन उसके लिए कर्म करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, किसी के अलावा आपका प्रतिबिंब है। आप अपने पार्टनर के माध्यम से खुद को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, आप अपने कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं, आप अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये है 7th हाउस। इसीलिए 7th हाउस का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है, और 7th भाव मारक भाव माना जाता है, और इसमें जो भी राशि फॉल हो रही है उसका लॉर्ड मार्केस होता है। ठीक है, तो 7th हाउस मारक भाव है, वहीं 2nd हाउस भी मारक भाव है। क्यों क्यों दोस्तों? इसीलिए क्योंकि 1st हाउस अगर लग्न है तो 1st हाउस को रिसोर्स प्रोवाइड करने का काम 2nd हाउस करता है। मतलब कि 1st हाउस को जीवित रखने के लिए, मीन्स आपको जीवित रखने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2nd हाउस रिसोर्स प्रोवाइड करता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है, रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, वेल्थ को प्रोवाइड करेगा आपको, एंड फूड प्रोवाइड करेगा। ओके, फूड को भी 2nd हाउस से देखते हैं। 2nd हाउस आपका कुटुंब है, आपका परिवार है, उसका सपोर्ट है। इसीलिए दोस्तों 2nd हाउस मारक भाव होता है, क्योंकि इसके बिना 1st हाउस जो है काफ़ी चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण हो सकता है जीवन, और मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जो गरीब होते हैं और वेल्थ की कमी होती है, फूड की कमी होती है, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, वैसे लोग का जीवन संघर्षमय होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह से 7th हाउस भी मार्केस होता है। अगर पार्टनर के साथ
अगर आपके जीवन साथी के साथ अगर संबंध में प्रॉब्लम है तो ये काफ़ी बहुत बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, आप अपने आप को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए 7th हाउस जो है संघर्ष का हाउस होता है। दोस्तों 7th हाउस में जो लॉर्ड होते हैं ना, उसका जो लॉर्ड है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है यहाँ पे। जैसे 7th हाउस का लॉर्ड अगर सपोज दैट उसकी स्थिति देखनी पड़ती है, क्या वो उच्च का है, क्या वो नीच का है, क्या उसकी डिग्री कम है, या शनि राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, या 6 8 12 में है, स्पेशली सपोज दैट 6 और 8। तो इस केस में दोस्तों क्या होता है कि लाइफ संघर्षपूर्ण हो सकता है, मैरिड लाइफ, वैवाहिक संबंध संघर्षपूर्ण हो सकता है, और ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। इसीलिए 2nd हाउस एंड 7th हाउस मारक भाव माना जाता है। एंड दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जो है 7th हाउस से रिलेटेड होते हैं, विवाह के लिए होते हैं। ओके, इसीलिए इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों 7th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट विद्यमान है ये भी आपको देखना है, कौन कौन से प्लैनेट है वहाँ पे, और 7th हाउस का लॉर्ड की स्थिति क्या है। तो हम लोग क्या क्या देखते हैं, 7th हाउस के लॉर्ड की क्या स्थिति है, 7th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट विद्यमान है, 7th हाउस पे कौन से प्लैनेट दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों चीज़ हम लोग देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र जो है पत्नी का कारक होता है, तो उसकी भी स्थिति देखनी जरूरी है। जैसे हर एक हाउस का अपना एक प्रॉपर्टी होता है और किसी न किसी कार्य तत्व को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से हर प्लैनेट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और आपके लाइफ में वो इन्फ्लुएंस डालता है। तो दोस्तों इसके अलावा जैसे पत्नी का कारक है शुक्र, तो शुक्र की भी स्थिति देखनी पड़ेगी। क्या शुक्र कैसा है, क्या शुक्र 6 8 12 में शनि राहु केतु में मौजूद है, शनि राहु केतु मंगल जैसे क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, तो आपके वैवाहिक जीवन को स्मूथनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर सपोज शुक्र जो है राहु के साथ प्रेजेंट है तो आपका जो वैवाहिक जीवन है, और मे बी लव लाइफ में भी बात करें, क्योंकि वो पत्नी का कारक होता है, आपके पार्टनर का, आपकी गर्लफ्रेंड का भी कारक होता है अगर लड़कों की बात करें तो दोस्तों जो शुक्र है, ठीक है, अगर वो सपोज राहु के साथ आ गया तो आपकी जो लव लाइफ है बैलेंस्ड नहीं रहेगी, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, मल्टीपल अफेयर का भी सामना करना पड़ता है। उसी तरह से मंगल का प्रभाव आ गया, शुक्र मंगल के साथ है तो अगेन ये इशू क्रिएट होता है। ओके, शुक्र मंगल के साथ अगर आ गया तो इस कंडीशन में दोस्तों, क्योंकि शुक्र भी एक क्रूर मंगल भी क्रूर ग्रहों में आ जाता है, तो फिजिकल रिलेशन बनाने की जो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो दोस्तों शुक्र के साथ मंगल, शुक्र के साथ केतु, शुक्र के साथ केतु में भी वन साइडेड लव हो सकता है, अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, ब्रेकअप्स देखने को मिलेगा। ओके, तो ये उतार चढ़ाव जो देखने को मिलता है ऐसे क्रूर ग्रहों के साथ अगर शुक्र है तो फिर ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे शुक्र का भी अच्छा होना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, अब हम बात करते हैं, सपोज दैट स्त्री की कुंडली है तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मंगल को पति का कारक माना जाता है, मंगल को पति का कारक माना जाता है, तो उसकी भी स्थिति देखनी जरूरी है। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें जो गुरु होता है वो पति का कारक होता है, उसकी स्थिति देखनी जरूरी है दोस्तों। ओके, इस तरह से हम लोग 7th हाउस का स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और मैरिड लाइफ में जो चैलेंजेस है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। चैलेंजेस आएंगे तो कितने आएंगे, उनकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। कई केसेस में दोस्तों अगर 7th हाउस में प्रॉब्लम है, सपोज दैट मेष लग्न की कुंडली लेते हैं जिसमें काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो मेष लग्न की कुंडली को काल पुरुष की कुंडली माना जाता है, तो उसमें जो 7th भाव होता है उसका जो लॉर्ड होता है वो शुक्र होता है। सपोज दैट वो शुक्र 6th हाउस में बैठ गया
इसका मतलब क्या है दोस्तों, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठ गया तो इसका मतलब है, ओके, इसका मतलब है एक तो शुक्र डेबिलिएटेड हो गया, नीच का हो गया, एंड सपोज है 7th हाउस में सन भी बैठ गया, तो दोस्तों सन जो है ईगो क्लासेस भी क्रिएट करता है। और अगर सन पे शनि की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र 6th हाउस में राहु के साथ है, इस कंडीशन में दोस्तों आपका पार्टनर आपसे शत्रुवत व्यवहार करता है, क्योंकि 6th हाउस शत्रु का भी होता है। कई केसेस में जो है ये डाइवोर्स तक हो जाता है, लीगल केसेस भी चलते हैं और डाइवोर्स भी हो जाता है, सेपरेशन हो जाती है। आपकी थॉट बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम लोग नवमांश कुंडली देखते हैं, अदर डिविजनल चार्ट भी देखते हैं, बट ओवरऑल मैं बताऊं तो हमें पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, 7th हाउस कैसा है, उसका लॉर्ड कैसा है, और पति का कारक शुक्र होता है तो पति का कारक मंगल होता है तो मंगल की स्थिति कैसी है, और पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक शुक्र होता है तो शुक्र की स्थिति कैसी है, ये सब कुछ देखते हैं और उसके आधार पे हम लोग उनकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, और उसमें हम लोग जो जो पहले से एफर्ट्स डाल सकते हैं उसे हम लोग डालकर रिमेडी करके उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है, अगर सपोज दैट ऐसा कुछ कम्बिनेशन बन रहा है तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है जानना। तो दोस्तों जो हम लोग 36 गुण मिलाते हैं ओके मैरिज के लिए, उससे इम्पॉर्टेंट है कि हमें 36 गुण से पहले दोस्तों हमारी कुंडली में 7th हाउस एंड उसके लॉर्ड और पत्नी का कारक शुक्र है तो शुक्र की स्थिति, और पति का कारक मंगल है, ओके, तो मंगल की स्थिति ये देखनी जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ लग्न लॉर्ड भी देखना जरूरी है, जैसा मैंने आपको बताया। 6th हाउस कैसा है वो भी जरूरी है। 6th हाउस शत्रुओं का हाउस होता है। क्या आप अपने प्रतिद्वंदी से निपट पाते हैं? क्या चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर पाते हैं? ओके, अगर आप शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकते हैं, निपट पाते हैं, तो फिर उसके बाद 7th हाउस आता है। 4th हाउस सुख भाव है तो सुख भाव का मल्टीप्लाई उसका एक्सप्रेशन है 7th हाउस। अगर 5th हाउस दोस्तों चिल्ड्रन का होता है तो ओके, तो 7th हाउस साहस को दिखाता है, मतलब 5th से तीसरा साहस को दिखाता है, करेज को दिखाता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का दिखाता है। अगर आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो आप अगर एग्रीमेंट साइन करते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब जो है मैरिज होगा, वो साहस है। ओके, तो प्रेम को मूर्त रूप देना वो दोस्तों है 7th हाउस। 5th हाउस का साहस है 7th हाउस। ओके, लव एंड रोमांस का कारक होता है 5th हाउस, उसका साहस, उसमें इनिशिएटिव लेना, ये है दोस्तों 7th हाउस। अब हम लोग देखते हैं कि 7th हाउस के कौन कौन से कार्य तत्व हैं दोस्तों। तो एक तो हो गया मैरिज एंड स्पाउस, बिजनेस पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट साइन करते हैं दोस्तों, वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। कोई भी वैसा पार्टनरशिप जो लॉन्ग टर्म का हो, जिस पे आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के पार्टनरशिप के लिए, चाहे वो मैरिज हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड पार्टनरशिप हो, दोनों के लिए हम लोग 7th हाउस देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है पब्लिक डीलिंग एंड रेपुटेशन इन पार्टनरशिप, सेक्सुअल यूनियन एंड मैरिटल हार्मोनी। मैरिटल हार्मनी ये भी दिखाता है 7th हाउस। 7th हाउस अगर बात करें तो आपके फैमिली मेंबर में दोस्तों ये आपके स्पाउस को दिखाता है, कोई डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव नहीं है। जैसे 6th हाउस कलीग को दिखाता है, वैसे ही 7th हाउस फैमिली मेंबर में आपके स्पाउस को दिखाता है। अगर बॉडी पार्ट की बात करें, क्योंकि हर एक हाउस का जो है ना एक किसी न किसी बॉडी पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, ओके, क्योंकि 7th हाउस एक सेक्सुअल यूनियन का भी होता है, इसीलिए ये जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दिखाता है, लोअर एब्डोमेन एंड ब्लाडर, हिप्स एंड लोअर बैक। ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लोअर एब्डोमेन एंड ब्लाडर, हिप्स एंड लोअर बैक को दिखाता है बॉडी पार्ट में।
इसके अलावा अगर बात करें तो जो 7th हाउस होता है उसका कनेक्शन 12 हाउस से भी होता है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस का जो कर्म है, ओके, जैसे 7th हाउस का कर्म हो गया जो है सेक्सुअल यूनियन, बेड प्लेजर, ओके, तो 7th हाउस का जो है सेक्सुअल यूनियन और बेड प्लेजर, लीगल बेड प्लेजर जो है 12 हाउस से देखते हैं। क्यों? क्योंकि 7th हाउस से छठा है। छठा भाव हमेशा कर्म का भाव होता है, डेली रूटीन का भाव होता है। तो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, बेड प्लेजर, लीगल बेड प्लेजर अगर देखना है तो हमें 12 हाउस को देखना जरूरी है। तो दोस्तों 7th हाउस के लिए जो है कितने सारे हाउस को देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। इसीलिए ये मारक हाउस है, इसका अच्छा होना जरूरी है। इसमें फर्स्ट हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, सेकेंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, फिफ्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। संतान आपकी जो है प्रेम का साहस जो है विवाह है, उससे संतान जन्म लेती है। एंड जब उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं, लीगल एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसको मैरिज बोला जाता है, उसका कर्म है 12 हाउस। इसीलिए 12 हाउस का भी अच्छा होना जरूरी है। 12 हाउस लीगल बेड प्लेजर का भी हाउस माना जाता है। ठीक है, तो हमें मीन 7th हाउस का छठा कर्म है, डेली रूटीन है, वो है 12 हाउस। जब भी अगर आप कुंडली मिलान करें तो सबसे पहले 36 गुण जो होते हैं उसके अलावा, ओके, वो बाद में मिलाएंगे। पहले आपको ये देखना है, लॉन्जिविटी देखनी है, मैरिज चलेगा कि नहीं वो देखनी है, ओके। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 6, 7 एंड 12 हाउस देखना बहुत ज़रूरी है, तब आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जो है मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कुंडली दिखाती है, तो उसकी इंटेंसिटी चेक करनी है कि स्ट्रगल है तो कितना स्ट्रगल है। 7th हाउस का जो लॉर्ड है उससे 7th हाउस भी बेसिकली देखते हैं मैरिज के लिए। ठीक है, तो बेसिकली 4 चीज़ हो गई, हमें 4 चीज़ें देखनी है। 7th हाउस, 7th हाउस का लॉर्ड, और उसके लॉर्ड से 7th हाउस, एंड देन पुरुष की कुंडली है तो शुक्र, स्त्री की कुंडली है तो जुपिटर, ओके, गुरु, ये देखनी है आपको। इसके बाद आप इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि 7th हाउस मीन्स आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और वैवाहिक जीवन का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मारक भाव होता है दोस्तों। अगर पार्टनर अच्छा नहीं मिला, वैवाहिक जीवन अगर अच्छा नहीं हुआ, तो जीवन भर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर यहाँ पे बात करें पुरुष की कुंडली है, तो अगर 7th हाउस में शुक्र बैठ जाए तो ये ओरिजिनल, ओके, ओरिजिनल ये कारक होता है 7th हाउस में शुक्र, क्योंकि पत्नी का कारक होता है ना। तो प्राइमरी कारक, ओरिजिनल सिग्निफिकेटर अगर है पुरुष की कुंडली में, बेसिकली मैं बात करूं तो वीनस है। इवन स्त्री के कुंडली में भी अगर वीनस अगर बैठा है तब भी ये कारक है, क्योंकि वीनस जो है प्रेम को दिखाता है, आकर्षण को दिखाता है, अफेक्शन को दिखाता है। तो वो अफेक्शनेट लव, प्रेम का कारक होता है, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो। वीनस प्रेम को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, ओके। इसीलिए 7th हाउस में जो ओरिजिनल सिग्निफिकेटर है वो वीनस है। यहाँ पर वीनस का यहाँ पे होना अच्छा होता है। अब वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका लग्न कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 7th हाउस में सूर्य बैठा है, तो अगर 7th हाउस में सूर्य बैठा है तो यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस आएंगे रिलेशनशिप में, ईगो क्लैशेस होंगे। अगर मंगल बैठा है तो पैशनेट पार्टनर मिलेगा, पैशनेट लव होगा, लेकिन उसके साथ साथ लड़ाई झगड़े भी होंगे, घरेलू लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। ठीक है, सपोज राहु बैठा है तो दोस्तों यहाँ पे राहु का बैठना आपका वैवाहिक जीवन स्मूथ नहीं होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन हाई रहेगी। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आप जो है थोड़ा सोसाइटी से हट कर डिफरेंट कास्ट में या डिफरेंट रिलीजियन में आप जो है विवाह कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है ना अधूरापन है, कहीं ना कहीं अधूरापन ला ही देता है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो 7th हाउस में
राहु जैसे प्लैनेट का होना अच्छा नहीं माना जाता है। बट वहीं अगर शनि हो तो दोस्तों शनि, क्योंकि शनि जो है ना डिले भी करवाता है, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो अगर 7th हाउस में शनि बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैरिज में डिले होगा और पार्टनर के बीच में एज गैप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ऐसे लोगों को मैच्योर पार्टनर चाहिए। ओके, एज गैप उसमें ज़्यादा होगा और मैरिज होने में काफ़ी समस्या आएगी और कहीं ना कार्मिक रिलेशन यहाँ पे फॉर्म होता है। ऐसा लगेगा कि हमारा पार्टनर है, उनसे हमारा कुछ कर्ज जुड़ा हुआ है, हमें नहीं चाहने पर भी, नहीं चाहते हुए भी ऐसे कर्म करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कर्म को भी दिखाते हैं, एक कार्मिक प्लैनेट है शनि। तो ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ कर्म जुड़ा हुआ है जिसके वजह से मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये वाली फीलिंग भी लाता है अगर शनि यहाँ पे बैठा है 7th हाउस में, तो बिजनेस के लिए में भी बहुत अच्छा हो जाए। ओके, बट जीव तत्व है दोस्तों, वहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि शनि को डील करने नहीं आता है रिलेशनशिप एंड मैरिड लाइफ। तो इसीलिए एक तो काफ़ी डिले होती है, मैरिज होने में डिले होती है और पार्टनर के बीच में एज गैप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों वैवाहिक जीवन में जो है एस कार्मिक डेथ, कार्मिक बॉन्ड जैसा फील होगा। नहीं चाहते हुए भी आपको कर्म करना पड़ेगा, आप ऐसा फील करेंगे, कर्मों का बर्डन फील करेंगे अपने पार्टनर के प्रति। ओके, तो ये होता है दोस्तों 7th हाउस, यहाँ पे कर्म करने पर मजबूर करता है, नहीं चाहने पर भी कर्म करना पड़ सकता है, स्ट्रगल है। शनि संघर्ष का नाम है और शनि यहाँ पे स्ट्रगल प्रोवाइड करता है अगर 7th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो। बट इसके ना एक एडवांटेज भी है कि शनि जो है ना स्टेबल रिलेशन प्रोवाइड करता है। ओके, वहीं अगर यहाँ पे केतु बैठ जाए तो केतु दोस्तों कैंची है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है। तो अगर आप ऑब्सेस्ड रहिएगा 7th हाउस से तो वन साइडेड लव में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको धोखे मिलेंगे। मतलब अगर सपोज दैट आप किसी से विवाह करना चाहते हैं तो वन साइडेड लव होगा और सामने वाला व्यक्ति जो है एग्री नहीं होगा और मे बी वो बाद में डिनाई कर दे, तो ये वन साइडेड लव हो जाएगा। आप मे बी जिसे चाहते हैं वो उधर से वो रिस्पॉन्स ना मिले। तो केतु अगर बैठा होता है तो ये माना जाता है कि ऐसे लोगों को ना ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए इस एरिया से, 7th हाउस से। क्योंकि केतु का 7th हाउस में बैठना ये बताता है कि वो पार्ट जो है ऑलरेडी आप काफ़ी हद तक कर चुके हैं, वो कर्म ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, पिछले जन्म में ये भी माना जाता है। तो 7th हाउस में केतु का यहाँ पे बैठना, अगर आप 7th हाउस से ऑब्सेस्ड होते हैं तो 7th हाउस दूर चले जाता है। मतलब आप सपोज एट वैवाहिक जीवन में किसी पार्टनर के पीछे लगे रहते हैं तो पार्टनर और दूर चला जाता है और आपके बीच में जो तालमेल है वो अच्छी नहीं बनती है, तो वो नहीं चाहते हुए भी सेपरेट रहना पड़ सकता है। इसीलिए बेटर है कि जो है आप जो है डिटैच रहिए, बस कर्म कीजिए, जो भी कर्म है वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कर्म है वो कीजिए, अपने आप को अटैच मत कीजिए। अगर अटैच करेंगे तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पे ना दोस्तों एक कैच है, अगर आपका पार्टनर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है, स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन करता है, योगा करता है, रिसर्च फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, ओके, या अकल्ट प्रैक्टिस कर रहा है, तंत्र मंत्र में उसको रुचि है, तो इस कंडीशन में जो है आपके पार्टनर के साथ अच्छा बनेगा। तो ऐसा माना जाता है कि आप वैसे किसी व्यक्ति से विवाह कीजिए जो अध्यात्म से जुड़ा हो, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो, क्योंकि 7th हाउस में केतु का बैठना ये दिखाता है कि आपको जो पार्टनर मिलेगा वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ मिल सकता है। और अपने अटैचमेंट को कम कीजिए, क्योंकि अगर आप अटैच रहिएगा और अगर आप पार्टनर के पीछे भागते हैं तो पार्टनर और दूर चला जाएगा। और अक्सर देखा जाता है कि वन साइडेड लव ऐसे लोग करते हैं, अगेन ये किसी से भी कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये भी मैरिज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो 7th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा, गुरु बैठ जाए तो क्या होगा दोस्तों? अगर गुरु बैठ जाए
तो एक ना वैवाहिक जीवन कुछ इस प्रकार होगा कि धार्मिकताओं को मानने के लिए और एक अलग टाइप का विचारधारा को लेकर मानने वाले पार्टनर मिलेंगे। ज्ञान, ऐसे लोग स्पिरिचुअल होंगे, ज्ञान सीकर्स होंगे, ओके, ज्ञान की खोज में होंगे, तो ये अच्छा माना जाता है। और गुरु जो है लॉयल्टी को भी दर्शाता है। अगर गुरु बैठा है तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में समस्या तो आएगी। अगर गुरु बैठा है तो गुरु दंड जरूर देता है, लेकिन एट द एंड मोमेंट में अच्छा भी कर देता है। कोई एक्सट्रीम में चीज़ें नहीं होती। जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, ऐसे प्लैनेट जो है एक्सट्रीम में भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु का बैठना एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। हालांकि रेट्रोगेट है, गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कई बार मैरिज में ये भी डिले करता है। ओके, मैरिज होने में मे भी समस्या क्रिएट करे गुरु, बट मैरिज के बाद जो है ये हमेशा इस हाउस को प्रोटेक्ट करेगा। अगर गुरु की दृष्टि भी पड़ गई तो भी दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वो जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा, मैरिज को प्रोटेक्ट करेगा, कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना हो, बट मेजर चीज़ें नहीं होंगी, जैसे डाइवोर्स हो गया, इस टाइप से रिलेटेड चीज़ें नहीं होंगी। ओके, क्योंकि जो जुपिटर होता है ना दोस्तों, गुरु जो होता है ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग भी देता है। उसके भी दोस्तों कंडीशन है, गुरु तभी ब्लेसिंग देता है जब आप गुरु के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, अदरवाइज गुरु भी स्ट्रगल देता है। आज के ज़माने में, कलयुग में, गुरु भी स्ट्रगल देता है। ओके, बट क्योंकि गुरु का स्वभाव है ब्लेसिंग, कितना भी स्ट्रगल दे, एक्सट्रीम में कोई भी चीज़ें नहीं करवाता, तो गुरु भी यहाँ पे अच्छा माना जाता है। बट जो ओरिजिनल यहाँ पे सिग्निफिकेटर है, जो कारक है, यहाँ पे शुक्र होता है दोस्तों। शुक्र बहुत अच्छा होता है अगर शुक्र बैठा है तो। अच्छा, एक और प्लैनेट छूट रहा है, वो ये है मून, चंद्रमा। अगर चंद्रमा हो तो इस कंडीशन में आपको जो पार्टनर मिलेगा वो दिखने में अच्छा होगा, सुंदर होगा, ओके, हैंडसम होगा। एंड इसके अलावा दोस्तों इमोशनली वो केयर करने वाला होगा, प्यार करने वाला होगा, लव, केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला होगा। बट इसके ये तो अच्छे गुण है, बट एक ना निगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। मून का यहाँ पे होना कहीं ना पार्टनर में मूड स्विंग की समस्या देखने को मिलता है। वो प्यार भी करेगा, अटैच भी रहेगा, केयर सब कुछ करेगा, बट कहीं ना उसका माइंड फ्लक्चुएट करेगा। ओके, तो इमोशनली अनस्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है अगर यहाँ पे 7th हाउस में मून अगर प्रेजेंट है तो आई होप कि आपको समझ में आ गया 7th हाउस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।